Welcome friends. Good morning all of you. Digambar sir, good morning. Dharmendra Kumar, very good morning Dharmendra. Renu, Ashok, Panjal, good morning. ठीक है, सबको गुड मॉर्निंग। तो आज का ये जो सेशन है हमारा, इस सेशन के अंदर हम डिस्कस क्या करने वाले हैं। तो आज के सेशन के अंदर हम पर्टिकुलरली कुछ बातों को जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे आरपीएससी जूलॉजी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, पेपर फर्स्ट है, उस पेपर फर्स्ट के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 है। आपने लास्ट वीक के अंदर जो भी देखा है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 75 तक डिस्कस हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 25 मैंने डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 50 तक धवल सर ने डिस्कस किए थे, और क्वेश्चन नंबर 51 से 75 तक प्रांशु सर ने डिस्कस किए हुए। आज के सेशन के अंदर बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं हम वो डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको 76 से 100 वाले क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा। कल के सेशन के अंदर प्रांशु सर, सॉरी, कल के सेशन के अंदर धवल सर आपको 101 से 125 तक एक्सप्लेन करेंगे, और जो नेक्स्ट सेशन होगा हमारा सैटरडे वाला सेशन, उस सेशन के अंदर आपको जो भी है प्रांशु सर एक्सप्लेन करेंगे 126 से 150 तक। तो ये क्वेश्चन जो भी है वो आप लोगों से डिस्कस करेंगे। ठीक है तनीषा, गुड मॉर्निंग तनीषा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय को हम न गवाते हुए वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करें। और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इसके अंदर जो भी पार्टिसिपेट करें, क्वेश्चंस के अंदर पार्टिसिपेट करें कि क्या क्वेश्चंस के आंसर होने चाहिए, क्या सही आंसर होना चाहिए, क्या जो भी करेक्ट आंसर होना ज़रूरी है। अब उसके अंदर भी जो भी है सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो हमें और भी जो भी अच्छा रहेगा हमारे लिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ही है, कि आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। क्योंकि इन क्वेश्चंस को अगर आप डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आगे करके जाते हैं तो बिल्कुल इन्हीं जैसे क्वेश्चंस, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको फाइनल एग्जाम के अंदर भी आपके आने वाले हैं। ठीक है, तो राहुल, गुड मॉर्निंग। स्नेहा, गुड मॉर्निंग स्नेहा। ठीक है, तो चलिए हम वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को क्या करते हैं तो डिस्कस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड। इनमें से ऐसा कौन सा एनिमल है जिस एनिमल के अंदर जो भी है सेल टिश्यू ग्रेड फाउंड होता है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, कोलिनट्रेटा, प्रोटोजोआ, प्रोरीफेरा और नन ऑफ दिस। तो इनमें से हमें बताना है कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो भी है फाउंड होता है। ठीक है, रोहिताश, गुड मॉर्निंग। आशु, गुड मॉर्निंग। बताइए कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड। ऐसा कौन सा एनिमल है जिसके अंदर सेल टिश्यू ग्रेड फाउंड होता है। तो पहला है कोलिनट्रेटा, प्रोटोजोआ, प्रोरीफेरा और नन ऑफ दिस। मोनिका, कोलिनट्रेटा, अशोक पांचाल। अच्छा, अशोक ने वन कहा है, मतलब कोलिनट्रेटा के बारे में कहा है। तनीषा अरोरा बिन ने भी कोलिनट्रेटा के बारे में कहा है। राहुल चौहान प्रोटोजोआ कह रहे हैं। लेकिन इसका जो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो कोलिनट्रेटा ही है। कोलिनट्रेटा के अंदर ही एनिमल्स के अंदर सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो भी फाउंड होता है। ठीक है, तो रोहिताश, अनिल कुमार, करेक्ट, कोलिनट्रेटा इज करेक्ट आंसर। प्रोटोजोआ, प्रोरीफेरा इनके अंदर नहीं है, तो कोलिनट्रेटा इज करेक्ट आंसर। अब देखिए सेल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है। तो सेल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यही है, कॉलिनट्रेट्स के अंदर ही यहाँ पे इसे एक्सप्लेन किया है मैंने कि कॉलिनट्रेट्स आर सपोज टू मेक अ बिगिनिंग ऑफ द टिश्यू प्लेन ऑफ द बॉडी। ये टिश्यू प्लेन ऑफ द बॉडी के बिगिनिंग के अंदर जो भी है पाए जाते हैं। दे possess interconnected nerve net of nerves with the function of transmission of impulse and coordination। ठीक है,
देन नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई, किसके बेसिस के ऊपर? तो डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है विलाइज है, उन विलाइज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? विच टाइप ऑफ प्लासेंटा इज फाउंड इन द कैट एंड डॉग्स? डॉग्स के अंदर और कैट्स के अंदर किस तरीके का जो भी है विलाई के बेसिस के ऊपर किस तरीके का प्लासेंटा फाउंड होता है, ये हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो विलाई के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर प्लासेंटा फाउंड इन द कैट्स एंड डॉग्स, ये हमें बताना है। श्रवण, गुड मॉर्निंग श्रवण। तो आप लोग बता सकते हैं, इसका जवाब दीजिए। Based on the distribution of villi, which type of placenta is found in cat and dogs? तो कैट और डॉग्स के अंदर किस तरीके की जो भी है प्लासेंटा पाया जाता है? अच्छा, कोटिलिडोनरी, ओके। रेखा चौधरी, डिफ्यूज टाइप, ओके। धर्मेंद्र 4, रेखा 4। अच्छा, देखिए इनमें से जो सही जवाब जो जिन्होंने दिया है उनमें से सही जवाब दिया है धर्मेंद्र ने और रेखा ने। ये जो भी हैं जो विलाइज के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर प्लासेंटा जो डॉग्स और कैट्स के अंदर पाया जाता है, श्रवण और मोनिका ने भी सही जवाब दिया है कि ये जोनरी टाइप का जो भी देखा जाता है। इट इज एन टाइप ऑफ जोनरी टाइप, तो ये जोनरी टाइप का देखा जाता है, या इनके एग्जाम्पल को हम कहते हैं कि दिस इज जोनरी टाइप। तो यहाँ पे उसको हमने एक्सप्लेन भी करने की कोशिश की है कि आंसर इज जोनरी टाइप। तो यहाँ पे एक चार्ट आप लोगों के पीछे है कि टाइप ऑफ प्लासेंटा, डिफ्यूज प्लासेंटा किसके अंदर है? हॉर्सेस एंड पिग्स के अंदर है। कॉटिलेंडरी जो भी है रूमिनेंट्स के अंदर है, मतलब कैटल के अंदर, शीप के अंदर, गोट के अंदर, डियर के अंदर। तो ये जो जोनरी टाइप का प्लासेंटा है ये कार्निवोरस के अंदर है, और कार्निवोरस के अंदर हम बात करते हैं डॉग के अंदर हो, कैट के अंदर हो, ये फेरेट के अंदर हो, इनके अंदर देखा जाता है। तो डिस्क्वाइड ना, डिस्क्वाइड तरीके का प्लासेंटा ह्यूमंस के अंदर, एप्स के अंदर, मंकीज के अंदर या रोडनेंट्स के अंदर जो भी पाया जाता है, तो इसलिए जोनरी टाइप का जो भी है कैट्स एंड डॉग के अंदर जो भी पाया जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 77 के बाद क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ दिस इज द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान? ये तो आप सबको आना चाहिए क्योंकि ऐसे सवाल तो आपको पूछा जाएगा। स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान पूछा जा रहा है, हो सकता है आपको स्टेट बर्ड ऑफ एनिमल भी पूछा जाए। ओके धर्मेंद्र, बिल्कुल सही। अभी इसको बताइए, आपके पास में अब वापिस से चांस है कि विच ऑफ दिस इज स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, और ये आप में से हर एक का सही आना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर हम राजस्थान आरपीएससी की या सहायक आचार्य की जो भी है एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें ये आना ही चाहिए। अशोक पांचाल 3, शकील होगा, सीएसआई लाइफ साइंस के अंदर भी होगा, वो आपको नोटिफिकेशन हम कर देंगे, नोटिफाइड कर देंगे। श्रवण गुज्जर 3, मोनिका सैनी 3, पिंकी शेखावत 3, राइट। तो कौन सी है स्टेट बोर्ड ऑफ राजस्थान? और स्टेट बोर्ड ऑफ राजस्थान का नाम है देयर इज एन आर्डियोटिस निग्रिसेपस। ये जो भी है स्टेट बोर्ड है राजस्थान की, और इसे कॉमनली क्या कहते हैं? कॉमन नेम क्या है राजस्थान की स्टेट बर्ड का?
गोडवान, ठीक है, राइट, गोडवान। तो ये ध्यान में रखिए कि हो सकता है आपको यहाँ पे तो जो भी साइंटिफिक नेम पूछा है, लेकिन हो सकता है कि आपको वहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, श्रवण राइट, करेक्ट। हो सकता है कि आपको जो भी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पूछा जाए या गोडवान, राइट राइट राइट, श्रवण बिल्कुल सही, 1981 में से डिक्लेयर किया गया था, तो बिल्कुल सही। ये थोड़ी छोटी छोटी बातें होती है, इसे याद रखिए ताकि एग्जाम के अंदर आपको इसी तरीके के जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन रेज होंगे, ठीक। फिर नेक्स्ट, ये इसका आंसर जो भी है यहाँ पे है आडियोटिस निग्रिसेपस। देन क्वेश्चन नंबर 79 को देखिए, एग्रेसिव रिस्पॉन्स ऑफ एन एनिमल टूवर्ड स्ट्रेंजर एंटरिंग इट्स टेरिटरी इज कॉल्ड एज। एग्रेसिव बिहेवियर एनिमल का जब कोई स्ट्रेंजर या कोई बाहरी उनके जो भी है टेरिटरी के अंदर एंटर करता है, तो इस तरीके के बिहेवियर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस टाइप ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर को क्या नाम दिया जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमेट एग्रेशन, xenophobia, space aggression, sexual aggression, क्या कहा जाएगा इसे। तीन, स्पेस एग्रेशन, धर्मेंद्र कुमार यादव कह रहे कि स्पेस एग्रेशन होना चाहिए आंसर। अच्छा, स्पेस एग्रेशन तो नहीं है धर्मेंद्र इसका आंसर। और कोई, अशोक पंचाल, सेक्सुअल एग्रेशन, बट आई एम नॉट श्योर। अच्छा, अशोक, सेक्सुअल एग्रेशन भी आंसर नहीं है। योगिता तेलंगे ने, तेलंगे थर्ड, फेस नहीं, मोनिका सैनी 4 नहीं, रेखा चौधरी 1 नहीं, श्रवण गुज्जर 3 नहीं। चलो ठीक है, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर है उस आंसर के बारे में हम कहते हैं दिस इज एन जीनोफोबिया। इसे जीनोफोबिया से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कोई अगर स्ट्रेंजर हमारे जो भी है आ जाए, हमारे टेरिटरी के अंदर आ जाए, या कोई बाहरी हमारे टेरिटरी के अंदर आ जाए, तो हमें उसका जो गुस्सा आता है, मतलब कोई हमारे घर के अंदर बाहर से कोई स्ट्रेंजर आके रहना शुरू करे, तो ऐसा जो गुस्सा आता है इसे जीनोफोबिया तरीके के जो भी है बिहेवियर से, एग्रेसिव रिस्पॉन्स को जीनोफोबिया से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज इन जीनोफोबिया, ठीक है, 2 वॉज करेक्ट। हाँ, राइट, तनीष अरोरा करेक्ट है, मोनिका करेक्ट है। देन नेक्स्ट, जायंट स्ट्रिंग, जायंट स्ट्रिंग रे फाउंड इन चंबल रिवर। कहा गया है कि जायंट स्ट्रिंग रे जो फाउंड होता है चंबल रिवर के अंदर, उनका नाम क्या है। जायंट स्ट्रिंग रे का जो भी चंबल रिवर के अंदर पाया जाता है, उनका नाम आपको जो भी है कहा गया है बताने के लिए, साइंटिफिक नाम आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है कि हिमांथुरा, सेकंड ऑप्शन है डैसेटिस, थर्ड है मंटा बिरोस्ट्रिस, और फोर्थ है मंटा अल्फ्रीडी। तो इनमें से जायंट स्ट्रिंग रे फाउंड इन चिंबल रिवर, कोई आप में से जानता है। शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, तो इसका जो आंसर है वो है देयर इज एन हिमंथुरा टाउफायरा। ये जो भी है चंबल रिवर के अंदर पाए जाने वाला जो भी है एक जायंट स्ट्रिंग रे है, जिसका नाम साइंटिफिक नाम जो भी है हिमंथुरा टाउफायरा से रिप्रेजेंट किया जाता है। पवन, वेरी गुड मॉर्निंग पवन।
चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 81 नंबर का क्वेश्चन है कि हैटचेक्स हैटचेक्स ग्रो हैटचेक्स ग्रू इज फाउंड इन। हैटचेक्स ग्रू किसके अंदर पता चलता है? या हैटचेक्स, ठीक है, अगर धर्मेंद्र पता नहीं है तो अभी 81 नंबर का सॉल्व करो धर्मेंद्र, कि हैटचेक्स ग्रू इज फाउंड इन, किसके अंदर हैटचेक्स ग्रू जो भी है पाया जाता है? एम्फी ऑक्सस, बेलेनोग्लोसस, लैम्पीरियस और स्टारफिश। इनमें से जो हैटचेक ग्रो है इज फाउंड इन, हैटचेक्स ग्रो किस ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है, ये पूछा गया है। मोनिका ने आंसर दिया है कि एम्फियोक्सस, जो कि आंसर बिल्कुल करेक्ट है। धर्मेंद्र यादव बिल्कुल सही, आंसर 1 इज करेक्ट। तो इनका जो आंसर है वो आंसर है देयर इज एन एम्फिऑक्सस, एम्फिऑक्सस इज करेक्ट। कि हैटचेक्स ग्रूव्स किसके अंदर पाए जाते हैं? तो हैटचेक्स ग्रूव्स इन्हीं के अंदर जो भी पाए जाते हैं। तो एम्फिऑक्सस का ये डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन भी हमने यहाँ पे क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। उज़मा, गुड मॉर्निंग उज़मा, राइट। देन 81 के बाद देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 82। दिस सेंचुरी इज नोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ब्लैक बक। ब्लैक बक की कंजर्वेशन के लिए कौन सी सेंचुरी जो भी है वो नोन है, जो ब्लैक बक की सेंचुरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ब्लैक बक सेंचुरी जो भी है कंजर्वेशन के लिए, इसका मतलब भी इसके अंदर कंजर्वेशन किया जाता है, तो ये आपको आना ही चाहिए। तो कौन सा है, कौन सी सेंचुरी को कहा जाता है जो ब्लैक बक की प्रिजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है? आंसर क्या है? विच आंसर इज करेक्ट? तो इस सेंचुरी को क्या नाम दिया जाता है? तो ये सेंचुरी कहाँ पे है, या उसको नाम क्या दिया जाता है? श्रवण ने बिल्कुल सही आंसर दिया, देयर इज एन थाल चैपर सेंचुरी। ये थाल चैपर सेंचुरी है जो ब्लैक बक की कंजर्वेशन के लिए जो भी है स्टैब्लिश की गई है। श्रवण गुज्जर बिल्कुल सही। और थाल चापर सेंचुरी किस डिस्ट्रिक्ट में है? हमारे राजस्थान के। मुकुदास गुड मॉर्निंग, तो क्या बता सकते हैं आप? तो ये चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ठीक है। तो इसका आंसर जो भी है, सही आंसर है दिस इज थाल चापर सेंचुरी, जो कि चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी है। देन नेक्स्ट, हीरू दिनारिया द नंबर ऑफ टेस्ट सेक्स आर। इन हीरू धनारिया द टेस्ट सेक्स कितने प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में पूछा गया है, कि हीरू धनारिया के अंदर नंबर ऑफ टेस्ट सेक्स कितने प्रेजेंट होते हैं। तो ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है देयर इज एन 11 पेयर्स। तो उनके अंदर 11 पेयर्स जो भी है प्रेजेंट, वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक। देन नेक्स्ट,
हाउ मेनी रो ऑफ डॉर्सल लैंग्वेज ऑकर इन हर्डिमानिया? हर्डिमानिया के अंदर कितने डॉर्सल लैंग्वेज जो भी हैं प्रेजेंट होते हैं? ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो आंसर वाज 1। तो इनके अंदर जो भी है डॉर्सल लैंग्वेज जो प्रेजेंट होते हैं वो 1 एक ही प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट, व्हाट इज मीनोमेटासिस? मीनोमेटैक्सिस, मीनो मी, मिनमो मिनमोटैक्सिस का जो भी है, व्हाट इज मिनमोटैक्सिस? मिनमोटैक्सिस इस वर्ड का मतलब क्या है ये पूछा गया। व्हाट इज मीन बाय मिनमोटैक्सिस? ये थोड़ा सा बिहेवियर इकोलॉजी से या बिहेवियरल इवोल्यूशन से जो भी क्वेश्चन है वैसा क्वेश्चन है, बिहेवियरल। तो मिनिमोटैक्सिस बिहेवियर को कैसा बिहेवियर कहेंगे? तो मिनिमोटैक्सिस बिहेवियर एक सिंपल है। मिनिमोटैक्सिस बिहेवियर का मतलब होता है कि मिनिमोटैक्सिस इज लिटरली मेमोरी मूवमेंट डिस्क्राइब नेविगेशन थ्रू द यूज ऑफ लैंडमार्क। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं देयर इज एन ओरिएंटेशन बेस्ड मेमोरी। ये ओरिएंटेशन मेमोरी बेस है, बिहेवियरल रिस्पॉन्स नहीं है, ओरिएंटेशन टुवर्ड द सोर्स ऑफ स्टिमुलेशन नहीं है, ओरिएंटेशन एट डिफरेंट ग्राउंड लेवल्स नहीं है। तो दिस इज एन ओरिएंटेशन बेस्ड मेमोरी, राइट। थर्ड वाज द करेक्ट आंसर। आफ्टर द 85 there is a question number 86, which of the following animals shows ऑटोगैमी? इनमें से ऐसा कौन सा एनिमल है जो ऑटोगैमी जो भी है शो कर रहा है? Which of the following organism shows autogamy? तो ऑटोगैमी जो वर्ड है, उस ऑटोगैमी वर्ड का मतलब होता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन, स्पेशली सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर जैसे होता है बिल्कुल वैसा। तो ऑटोगमी मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन किसके अंदर देखा जाता है? तो पैरामेशियम जो भी है वो पैरामेशियम ओरिला के अंदर देखा जाता है कि वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराते हैं, जिन्हें हार्मेप्रोइड से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, लार्जेस्ट लिविंग क्रिएचर ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर सबसे लार्जेस्ट लिविंग क्रिएचर कौन है? तो लार्जेस्ट लिविंग क्रिएचर ऑफ द वर्ल्ड ये पता होना चाहिए आपको। अच्छा, मेगाप्टेरा। अनिल का जवाब है कि ये मेगाप्टेरा है जो कि लार्जेस्ट लिविंग क्रिएचर है। अनिल, अच्छा अनिल ने अपना आंसर चेंज किया, वो कह रहे हैं अभी बलिनोप्टेरा है। अच्छा ठीक है, और बाकी बाकी लोग भी अपने जवाब दे सकते हैं। अच्छा, तनीषा ने कहा है 2, श्रवण ने कहा है आंसर 2 होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर सही है कि देयर इज एन बलिम्नोप्टेरा मस्क्यूलस। और बनिमटेरा का मस्कुलस का मतलब ही है देयर इज एन अंटार्कटिक ब्लू व्हेल। और इस अंटार्कटिक ब्लू व्हेल जो भी है, इसे हम नाम ही इसका जो भी है वो बलिमटेरा मस्कुलस है, इज द बिगेस्ट एनिमल ऑन द प्लैनेट। ये प्लैनेट के ऊपर का सबसे बड़ा एनिमल है, जिसका वेट हम बात कर सकते हैं कि लगभग ये जो भी हैं 4 लाख पाउंड्स हैं, अप्रोक्सीमेटली 33 एलिफेंट्स के इतना बड़ा इनका जो भी है वेट होता है। एंड 98 फीट की लेंथ भी होती है। तो 98 फीट की लेंथ है और 33 एलिफेंट्स के इतना बड़ा जो भी इनका ब्रेड, राइट तनिषा, इसे ब्लू व्हेल ही रिप्रेजेंट किया जाता है। आफ्टर द क्वेश्चन नंबर 80, देन नेक्स्ट, मेन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन इन स्टारफिश। स्टारफिश के अंदर जो भी कहा गया है मेन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन इन स्टारफिश आर,
स्टारफिश के अंदर ऐसा कौन सा ऑर्गन है कि जो मेन ऑर्गन है जो रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है? मेन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन इन स्टारफिश। तो स्टारफिश के अंदर जो मेन ऑर्गन रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है उस मेन ऑर्गन का नाम है देयर इज एन पैपुली। उसे पैपुली से जो भी है रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। सर्कुलर sphincter around the ossiculum of sponge is formed by। जो सर्कुलर स्पिंस्टर फॉर्म होता है, द सर्कुलर स्पिंस्टर अराउंड द ossiculum of sponge, स्पॉन्ज के सराउंडिंग के अंदर जो स्पिंस्टर फॉर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसका नाम हमें बताना है। फर्स्ट है देयर इज पोरोसाइट्स, सेकंड है मायोसाइट्स, थर्ड है ट्रोफोसाइट्स और स्पोंजिन फाइबर। तो ये इनमें से हमें आंसर बताना है। ठीक है, अनिल 3, श्रवण 1, अनिल वापिस से 1, मोनिका सैनी 1। देखते हैं आंसर क्या है। तो करेक्ट आंसर इज 2। वो जो स्पिंस्टर, सर्कुलर स्पिंस्टर जो भी बना होता है वो सर्कुलर स्पिंस्टर इज फॉर्म बाय द मायोसाइट। वो मायोसाइट से जो भी बना हुआ होता है। देन क्वेश्चन नंबर 89 के बाद क्वेश्चन नंबर 90। Removal of these areas in the brain does not affect the old memories but new memories cannot be established। हमारी ब्रेन का ऐसा कौन सा एरिया है जिसको हम रिमूव करें तो उसकी वजह से कोई इफेक्ट ओल्ड मेमोरीज के ऊपर नहीं बनेगा, लेकिन न्यू मेमोरीज है वो न्यू मेमोरीज फॉर्म नहीं हो पाएगी। तो ऐसा कौन सा एरिया है उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है ऑप्शन हिप्पोकैम्पस और टेम्परल लोब, थर्ड है अमाइगडेला और टेम्परल लोब, थर्ड है कॉर्पस कैलोसम और हिप्पोकैम्पस, और थर्ड है मेमोरी बॉडी एंड हिप्पोकैम्पस। तो ऐसा कौन सा पोर्शन है हमारे बॉडी का, जी है हमारे ब्रेन का, जिसे हम हटा दे तो ओल्ड मेमोरीज के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन न्यू मेमोरीज फॉर्म नहीं हो पाएगी। तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट हिप्पोकैम्पस एंड टेम्पोरल लोब। अगर हम हिप्पोकैम्पस और टेम्पोरल लोब को हटा देंगे तो ओल्ड मेमोरीज के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन न्यू मेमोरीज जो भी फॉर्म नहीं होगी। देन 91। नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। इंडिया का हम बात करते हैं कि एक्वेटिक एनिमल कौन सा है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल जो भी है इंडिया है उस इंडिया का कौन सा है, ये सवाल पूछा हुआ है। तो द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, ये तो आप जानते होंगे। हाँ धर्मेंद्र, वो क्वेश्चन जरा थोड़ा सा टफ था लेकिन अब ये क्वेश्चन तो आसान है कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है। गैंगनेटिक डॉल्फिन, राइट राइट, सही है। तो सबका जो भी जो आंसर दे रहे हैं उन सबका सही है कि गैंगेटिक डॉल्फिन इज एन लार्जेस्ट और नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। So this was an gigantic dolphin is a correct answer. Then 92. Zooxanthellae found living in out outer tissue of sponges. This condition is called, उसे क्या कहा जाएगा। तो जूजैंथली जो भी फाउंड होती है आउटर टिश्यूज के अंदर, स्पॉन्जेस के अंदर, तो किस तरीके का बिहेवियर है वो, वहाँ म्यूचुअलिज्म से रहती है, कमेंसलिज्म से रहती है, पैरासिटिज्म से लेती है कि हाइपर पैरासिटिज्म से लेती है रहती है वहाँ पे। कि जो जूजैंथलीज हैं जो आउटर टिश्यूज के ऊपर रहती है, स्पॉन्जेस के ऊपर, तो किस तरीके का जो भी है बिहेवियर है उनका, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप से रहती है, कमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म।
कमेंसलिज्म कह रहे हैं, कमेंसलिज्म नहीं, ये म्यूचुअलिज्म से वहां पे रहती है। ये जो इंटरेक्शन है वो म्यूचुअलिज्म है। म्यूचुअलिज्म के अंदर जो इंटरेक्शन होता है वो प्लस प्लस, मतलब दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा होगा। और टाइनी प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म कॉल्ड zooxanthellae live in the tissue of many animals including some corals, anemones, jellyfishes, sponges, flatworm, mollusks, and prometheus. These microscopic algae capture sunlight and convert into energy just like plant to provide essential nutrient to the corals. वो खुद जो भी उनके ऊपर ग्रो करती हैं और उसे एनर्जी बनाती है और उस एनर्जी को वो क्या करती हैं तो उन कोरल्स के लिए या जो स्पॉन्जेस हैं उनके लिए इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, तो दिस वाज द करेक्ट आंसर। तनीषा का सवाल है, सर हिपोकैम्पस लोब इज responsible for convert short term memory into the long term memory, then why it will not affected old memory? अब देखिए ओल्ड मेमोरी और इसके लिए तो बहुत प्रिसाइजली हमें एक बार जो भी है ऑब्जर्व करना चाहिए, देखना जरूरी है। लेकिन जो मैंने रिस्क टेक किया है, मैंने जो भी है खुद थोड़े बुक से थोड़े डाटा निकाला है, उनके अंदर तनीषा यही पता चला है कि हिपोकैम्पस को अगर हम हटा देते हैं तो ओल्ड मेमोरीज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शॉर्ट मेमोरी जो भी न्यू मेमोरीज हैं उनके ऊपर फर्क पड़ेगा। ठीक है, और ये आप जो बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। ठीक है, तो ओल्ड मेमोरी और न्यू मेमोरी की बात चल रही है कि नई मेमोरी ही कोई आएगी नहीं, उसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, 93 द एग्जाम्पल ऑफ ओसिनोड्रोमस फिश माइग्रेशन इज, कि ऐसा कौन सा इनमें से जो भी एग्जाम्पल है कि जिसके अंदर ओसिनोड्रोमस फिश माइग्रेशन, जो फिश माइग्रेशन होता है, तो इनमें से ऐसी कौन सी फिश है जो कि माइग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो इनमें से जो फिश माइग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है या माइग्रेशन करती है उस फिश का नाम है, देयर इज एन सर्डाइंस। सर्डाइंस इज एन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, in this snake the supralabial scale touches the eye and scale bearing nostril। इनमें ऐसा कौन सा स्नेक है जिसके अंदर सुपरालेबाइल स्केल जो होती है वो टच करती है इसकी आई को, एंड स्केल बेरिंग नॉस्ट्रिल, और जो भी है स्केल बेरिंग नॉस्ट्रिल होती है, तो इनमें से सही आंसर कौन सा है? तो इनमें से हम बात कर सकते हैं, देयर इज एन इंडियन कोबरा इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इंडियन कोबरा इसका जो भी है वो सही आंसर है। 94 के बाद क्वेश्चन नंबर 95, अम्बरजीस इज ऑप्टेन फ्रॉम। एम्बरजीस किससे जो भी है ऑप्टेन होता है? ये भी एक डायरेक्ट ही क्वेश्चन है। तो ये जो भी है एम्बरजीस और इज ऑप्टेन फ्रॉम स्पर्म वेल, ये जो भी है स्पर्म वेल होती है उससे ये ऑप्टेन होता है। देन हाँ, ये क्वेश्चन आप लोगों को आना चाहिए, उम्मीद करता हूँ कि सब लोग आप इसका आंसर देंगे कि ब्लू बेबी सिंड्रोम इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द टॉक्सिसिटी ऑफ द फॉलोइंग इन अ ड्रिंकिंग वाटर। कि किस ऐसा ब्लूबेरी सिंड्रोम जो भी है क्यों होता है, किसकी टॉक्सिसिटी की वो वजह से होता है? अगर ड्रिंकिंग वाटर के अंदर की कोई टॉक्सिसिटी हो जाए, और ड्रिंकिंग वाटर के अंदर अगर कोई टॉक्सिसिटी हो जाए तो उसकी वजह से जो सिंड्रोम होता है उसे कहा जा रहा है ब्लूबेरी सिंड्रोम। तो इसमें से किसकी टॉक्सिसिटी ब्लूबेरी सिंड्रोम के अंदर होती है? मीथेन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, अमोनिया की, या नाइट्रेट की? तो करेक्ट आंसर इज मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया या नाइट्रेट। तो करेक्ट आंसर इज नाइट्रेट। करेक्ट आंसर क्या है? नाइट्रेट है। यहाँ पे देखिए उसका डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे लिखा है, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लू बेबी सिंड्रोम इज वाटर कंटामिनेटेड विथ नाइट्रेट। नाइट्रेट की, नाइट्रेट से अगर वाटर कंटामिनेटेड है तो ये सिंड्रोम होता है।
After a baby drinks formula made with nitrate-rich water, the body converts the nitrate into nitrites. These nitrites bind with the hemoglobin in the body, forming methemoglobin, which is unable to carry oxygen. हीमोग्लोबिन मेथ हीमोग्लोबिन के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा तो बॉडी ऑक्सीजन को ट्रांसफर नहीं करेगी, इसलिए जो भी आर्टरीज और वेन्स के अंदर का ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड दिखाई देगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा दिखाई देगा? ब्लू कलर का। इसीलिए इसे ब्लू बेबी सिंड्रोम से रिप्रेजेंट करते हैं। देन 96 के बाद क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज अ करेक्ट डेफिनेशन फॉर क्लाडिस्टिक्स? क्लाडिस्टिक्स के लिए इनमें से करेक्ट डेफिनेशन क्या होगी? ठीक है, तो करेक्ट डेफिनेशन फॉर क्लाडिस्टिक्स इज a system of a classification based on the phylogenetic relationship, evolutionary history of organism rather than purely on shared feature। तो ये सिस्टम है क्लासिफिकेशन की फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के ऊपर एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के ऊपर ऑफ ऑर्गेनिज्म रादर देन प्योरली ऑन शेयर्ड फीचर्स। शेयर्ड फीचर्स के कंपैरेटिवली ये प्योरली किसके ऊपर डिपेंडेंट है? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है। देन आफ्टर द क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 98, which animal transform from bilateral symmetry to radial symmetry? बायलैटरल सिमेट्री से रेडियल सिमेट्री के अंदर इन इट्स लाइफ साइकिल ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो चेंज होता है? तो दिस वाज आल्सो डायरेक्ट क्वेश्चन, तो आंसर इज स्टारफिश। स्टारफिश ही है जो बायलैटरल सिमेट्री से डायरेक्टली रेडियल सिमेट्री के अंदर क्या होता है? तो कन्वर्ट होता है। देन क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ दिस एनिमल लेमिलिफॉर्म गिल्स आर प्रेजेंट? इनमें से ऐसा कौन सा एनिमल है जिसके अंदर लेमिलिफॉर्म गिल्स की प्रेजेंस होती है? तो दिस वाज आल्सो वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, तो इसका भी जो सही आंसर है देयर इज स्कोलिडोन। स्कोलिडोन इज अ करेक्ट आंसर, जिनके अंदर हम देखते हैं कि लेमिलिफॉर्म गिल्स की प्रेजेंस होती है। देन लास्ट क्वेश्चन, which one of the following is not true about ट्राइक्लोस्टोमेटा? ट्राइक्लोस्टोमेटा के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ये हमें बताना है। तो इनके बारे में जो भी है नॉट ट्रू है, तो इनके बारे में बाकी सभी स्टेटमेंट सही है कि 3 चेम्बर्ड का हार्ट होता है, ब्लड इज रेड इन कलर बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन, सिंगल मीडियन ऑल्फैक्टरी सैक एंड सिंगल मीडियन नॉस्ट्रल प्रेजेंट होता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज तो मर्सी को मर्सी को ब्रांची से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो भी सही है। दे हैव प्रोन फ्रॉक्स किडनी विदाउट एनी डक्ट, तो ये जो भी है इनके बारे में गलत आंसर है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अब कल का जो सेशन होगा उस कल के सेशन के अंदर आप लोग गो के लिए जो भी सर आएंगे वो क्वेश्चन नंबर 101 से क्वेश्चन नंबर 125 तक धवल सर एक्सप्लेन करेंगे, और 126 से लेके 150 तक प्रांशु सर है, वो प्रांशु सर एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेकिन ये आपको जो भी है ये सैटरडे को करेंगे, तो ये धवल सर फ्राइडे के लिए है, तो ये सैटरडे के लिए। ठीक है, तो आज के सेशन के अंदर हम यही रुकते हैं। आप सब लोगों का शुक्रिया। अगर आपको लेक्चर सही लगा है, आपके लिए यूज़फुल रहा है, ठीक है, तो आप लोग इस लेक्चर को शेयर ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, थैंक यू। धर्मेंद्र थैंक यू, अजय कुमार थैंक यू। ठीक है, चलिए आज के सेशन के अंदर हम यही रुकते हैं। कल के सेशन के अंदर वापस से 10 बजे आप लोग मिलिएगा। अशोक थैंक यू। ठीक है, आज के सेशन के अंदर हम यही रुकते हैं।